तो हम लोगों ने राज्य से स्टार्ट किया था, जो मूल शब्द है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल का, फिर सरकार, मैंने इंग्लिश में भी बताया, स्टेट, फिर गवर्नमेंट, और अब आ गए हम लोग संविधान। तो सर्वोच्च कानून, कानून क्या होता है? क्योंकि सर्वोच्च कानून बोल रहे हैं तो कानून जानना पड़ेगा कि कानून क्या होता है। व्हाट आर लॉज? कोई कह सकता है कि हमने तो पढ़ा था न्यूटन्स लॉ, हमने तो पढ़ा था नेचुरल लॉ। नहीं, हम लोग जब यहां पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव लॉ की बात कर रहे हैं। जब कानून कह रहे हैं तो पॉजिटिव लॉ यानी मैन मेड लॉ, सकारात्मक कानून यानी मैन मेड लॉज। पहली बात समझ लीजिए, मानव निर्मित कानून। अब गुरुत्वाकर्षण का कानून, ये तो प्राकृतिक है ना कि हर वस्तु जो है अर्थ के केंद्र की तरफ जाएगी। तो डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ, मोरल लॉ, इथिकल लॉ, उसकी बात नहीं। नेचुरल लॉ, मैन मेड लॉ, पॉजिटिव लॉ टू रेगुलेट ह्यूमन सोसाइटी। मैन मेड लॉज टू रेगुलेट ह्यूमन सोसाइटी। समाज में हितों का और विचारों का टकराव है, कोई भी समाज परफेक्ट नहीं है। अगर समाज में परफेक्ट हो जाए, सारे इम्परफेक्शंस खत्म हो जाए, 100% मोरल समाज हो जाए, तो किसी राज्य की जरूरत नहीं है। वो तो आदर्श है, राज्य विहीन समाज, गांधी का राम राज्य, मार्क्स का वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण मुक्त, साम्यवादी समाज। वो तो आदर्श है, एक फिलॉसफी है, अनअचीव्ड फिलॉसफी है। एनार्किस्ट भी कहते हैं राज्य विहीन समाज, अराजकतावादी। तो ये एक फिलॉसफी है, कहीं भी राज्य समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मानव समाज कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन 100% परफेक्ट कोई भी समाज हो ही नहीं सकता। हाँ, नॉर्वे में पुलिस का काम कम है क्योंकि क्राइम कम है, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। राज्य नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि राज्य डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, राज्य की भूमिका है। तो कहने का ये मतलब है पॉजिटिव मैन मेड लॉज टू रेगुलेट ह्यूमन सोसाइटी। अब इस परिप्रेक्ष्य में लॉज की परिभाषा देखेंगे। मैंने ये इसलिए परिप्रेक्ष्य स्पष्ट करना जरूरी समझा क्योंकि लॉ तो नेचुरल लॉ भी है, प्रकृति के कानून कि सूरज पूरब से ही उगेगा और पश्चिम में डूबेगा, दिन में उजाला होगा, रात में अंधकार होगा। तो प्राकृतिक कानून है, ऐसे वर्षा होगी। फिर नैतिक कानून है, दैवीय कानून है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैन मेड लॉज टू रेगुलेट ह्यूमन सोसाइटी। तो लॉज क्या है, कानून क्या है? लॉज आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। मेरे समझ से प्रेफरेंस, हर कानून का प्रेफरेंस होगा, प्राथमिकता होगा, उद्देश्य होगा। कोई भी कानून बिना उद्देश्य के, बिना प्राथमिकता के नहीं बन सकता। जैसे मोदी सरकार ने प्राथमिकता किया कि भाई 12 वीक से ज्यादा मैटरनिटी रिलीफ 26 वीक का होना चाहिए, क्योंकि बच्चा और जच्चा मतलब माता और शिशु दोनों के हेल्थ के लिए जरूरी है। तो ये प्राथमिकता थी कि हेल्थ सेक्टर में और विमेन और चाइल्ड का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया। मूल्य और वैलिडिटी, वैलिडिटी किस पर लागू होगी, किस सीमा तक लागू होगी, किस क्षेत्र में लागू होगी, कब तक लागू होगी, इसकी, इस कानून की वैलिडिटी कितने समय की होगी। सनसेट क्लॉज होता है, जैसे कि कोई कानून बनाया जाता है तो उसकी एक अवधि बनाई जाती है। कुछ बहुत सारे कानून जो अनंत काल के लिए बनाए जाते हैं, परपेचुअल बनाए जाते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन कुछ इमरजेंसी कानून का सनसेट क्लॉज होता है कि इतनी ही अवधि के लिए। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में बना, 1969 में लैप्स कर गया। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में बना। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बना। टाडा 1985 में बना। इसी तरह से पोटा 2002 में बना। यूएपी। तो वैलिडिटी, समय, क्षेत्र, व्यक्ति किस पर लागू होगा, किस समय के लिए लागू होगा, कितनी अवधि के लिए लागू होगा, किन पर नहीं लागू होगा, यह वैलिडिटी हर कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है कि यह कानून इन इन लोगों पर लागू होगा, यह कानून इन पर ऐसे बंधनकारी होगा, इन पर बंधनकारी नहीं होगा, यह कानून इतनी अवधि के लिए होगा, या यह परपेचुअल भी हो सकता है। तो वैलिडिटी तो रहेगी, कोई भी कानून बिना वैलिडिटी के नहीं बन सकता। और कानून है क्या? कानून कॉमन सेंस के आधार पर होता है। कॉमन सेंस, जैसे कोई ट्रैफिक का कानून तोड़ेगा तो क्या उसको फांसी दे देंगे? सिविल ऑफेंस है। या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो दोषी को फांसी दे देंगे?
सिविल ऑफेंस में बेलेबल भी होता है और 2 साल से कम का भी, अगर इम्प्रिजनमेंट हुआ भी तो 2 साल से कम का होता है। क्रिमिनल ऑफेंस में 2 साल से ऊपर, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, जैसे बच्चन केस में कहा था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मतलब हत्या क्रूरता के साथ की जाए तब तो फांसी, और देशद्रोह में भी फांसी। मोर इज द नेचर ऑफ ऑफेंस, मोर इज द पनिशमेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कानून कलेक्टिव रैशनैलिटी के आधार पर बनते, कलेक्टिव रैशनैलिटी, इंडिविजुअल रैशनैलिटी नहीं, सामूहिक तार्किकता। तार्किकता व्यक्ति का लक्षण है और आधुनिक काल का आधार भी है, अंधविश्वास आधार नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था कि अगर मोदी जी कहें कि मैं हनुमान जी का अवतार हूं, जैसा अकबर ने कहा था मैं फर्रे इजदी हूं, या बलबन ने कहा था मैं जिल्ला इलाही हूं, तो आप क्या मान लेंगे? आप क्वेश्चन करेंगे, तर्क के आधार पे, तर्क की कसौटी पे कसेंगे, नफा नुकसान देखेंगे कि यह कानून ज्यादा लोगों के फायदे में है या ज्यादा लोगों के नुकसान में है। तो कलेक्टिव रैशनैलिटी, सामूहिक तार्किकता, जब भी सामूहिक, ये फिगर हमेशा आएगा। कौन सा? ये वाला। जब कई व्यक्ति स्टेक होल्डर होते हैं तो उनमें कुछ सहमति बनती है जो रेसिप्रोकल होती है, जो म्यूचुअली रिकॉग्नाइज होती है। अगर मैं अपने लिए बोलने का अधिकार चाहता हूं तो मुझे भी दूसरे के बोलने का अधिकार का सम्मान करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं सामूहिक तार्किकता। एक व्यक्तिगत तार्किकता पर कानून नहीं बनते। कोई व्यक्ति, जैसे बाबा रामदेव ने एक समय कह दिया था, एक व्यक्ति हैं, कभी काले धन वाले को फांसी जैसी सजा होनी चाहिए, बहुत कठोर दंड होना चाहिए। या कि कोई व्यक्ति कहे कि देखिए भारत में पैसिव एक्टिव यूथनेसिया भी होना चाहिए, मर्सी किलिंग, यानी इंजेक्ट करके किसी बीमार व्यक्ति को जिसका कोई इलाज नहीं उसको मार देना चाहिए, लेकिन सब लोग सहमत नहीं। पैसिव यूथनेसिया पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, राइट टू डाई इन ए डिग्निफाइड मैनर, गरिमामय तरीके से मरना सबका मूल अधिकार है, लेकिन उसमें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटाते हैं, पैसिव यूथनेसिया, ना कि इंजेक्ट करते हैं मारने के लिए। इस पे सबकी सहमति जिस पे नहीं होगी या बहुमत की सहमति नहीं होगी, क्या वो कानून का भाग होगा? नहीं होगा। तो कानून में सामूहिक तार्किकता होती है, ना कि व्यक्तिगत। और कानून में वैल्यू एंड वैलिडिटी होती है। और कानून क्या होता है ये भी देख लिया आपने, और कानून का पर्पस क्या होता है ये भी देख लिया। तो कानून क्या है? पॉजिटिव लॉ, मानव निर्मित कानून क्या है, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि सर्वोच्च कानून, कानून तो जंगल का झाड़ है, अब उसमें प्राथमिकता तय करना पड़ेगा कि कौन से ज्यादा प्राथमिकता वाले कानून है। मेरे समझ से कानून समझ में आ गया क्या है। अब संविधान, सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च नहीं, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर कानून को संविधान कहते हैं। तो उससे नीचे के भी कानून हैं, बिल्कुल है। अगर हायरार्की बनाए, पद सोपानी संरचना में इस चीज को अगर देखें तो सर्वोच्च कानून है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। उसके नीचे क्या आएगा? उसके नीचे आएगा, ये हो गया संविधान यानी सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च कानून। उसके नीचे स्टैट्यूटरी लॉज, इसको हिंदी में कहते हैं वैधानिक कानून। ऊपर संवैधानिक, ये वैधानिक, स्टैट्यूटरी लॉज। अब वैधानिक कानून क्या है? जो कानून विधायिका द्वारा, विधायिका के एक्ट से बने हैं, अधिनियम से बने हैं, परंतु संविधान में वर्णित नहीं है, उन्हें वैधानिक कानून कहते हैं। उदाहरण, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट 1872, ये सभी कानून क्या संविधान में वर्णित है? तो उसको वैधानिक कानून। उसी तरह से नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, अब तो ओबीसी भी संविधान में है, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ये स्टैट्यूटरी बॉडी। तो किसका महत्व ज्यादा होगा? संविधान का, कानून सर्वोच्च कानून है। और दोनों कानूनों में टकराव आएगा तो किस कानून की वरीयता दी जाएगी? संविधान की। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 433A है, उस पर वरीयता होगी गवर्नर की पार्डनिंग पावर या आर्टिकल 161 की। आर्टिकल 161 संविधान सर्वोच्च कानून में है जो क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को देता है, जबकि सीआरपीसी जो 533 है वो ये कहता है कि 14 साल से का सजा पूरा करने के बाद ही उसका जो दंड है वो कम किया जा सकता है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संविधान में 161 है, जबकि सीआरपीसी का सेक्शन वो है, तो सेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो गया? आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शंस होते हैं वैधानिक कानून में और आर्टिकल्स होते हैं संविधान में।